नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात हैदराबाद की कर रहे हैं। ताजा खबर हैदराबाद से आ रही है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनकी सुरक्षा में सेंध लगी है। बताया ये जा रहा है कि गणपति विसर्जन के लिए हैदराबाद में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे हुए थे और हैदराबाद में कार्यक्रम हो रहा था, वहां पर वो मौजूद थे और वहां पर उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ है। उनकी सुरक्षा में सेंध भी लगी है, मुझे बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी उमा सुधीर हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगी। उमा, क्या हुआ, पूरा मामला क्या है? निधि, कुछ महीनों से ही कहना चाहिए कि टीआरएस और भाजपा के बीच काफी टेंशन का बिल्डअप हो रहा है और गणेश उत्सव के पूरे प्रोसेस में भी काफी एक टेंशन बिल्डअप हुआ, क्योंकि सरकार ने कहा था कि पीओपी के आइडल्स सुसेन सागर में उनको इमर्स नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के ही ऑर्डर्स हैं। और भाजपा के जो लीडर्स हैं उनका कहना था कि टीआरएस हिंदू पार्टी नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के प्रोसेशंस और फेस्टिवल्स को अलाउ करती है कोरोना के दौरान भी, और इसलिए वो हिंदुओं के खिलाफ है। और शायद इसी वजह से एक तरह से प्रेशर में आते हुए टीआरएस सरकार ने इस बारी लास्ट मिनट में पीओपी के आइडल्स अलाउ किए थे। इस बीच यहाँ के जो गणेश उत्सव समिति है उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को यहाँ पे न्योता दिया था चीफ गेस्ट के तौर पर गणेश उत्सव के लिए, और उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स थे। उनमें से एक खास भाग्य लक्ष्मी टेम्पल जो चारमीनार के बिल्कुल पास है, उसको एक तरह से एक सिंबल बना दिया है भाजपा ने हिंदुइज्म का, और इसलिए कोई भी अगर बड़े नेता यहाँ पे आते हैं तो वो जरूर वहां पे जाते हैं। आज उसके बाद जब एक पब्लिक मीटिंग हेमंत बिस्वा शर्मा एड्रेस कर रहे थे, जैसे आप देख सकते हैं उन विजुअल्स में, बहुत सारे लोगों ने सैफरन के जो कंडुआ है वो पहन रखे हैं, और एक आदमी जो आके पूरा डिस्टर्ब कर रहे हैं उन्होंने पिंक कंडुआ पहना है, और उनको बताया ये जा रहा है कि वहां के वो लोकल टीआरएस लीडर है जिन्होंने आके उस मीटिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, और उसके बाद उनको हटा दिया गया है वहां से। एक तरह से पॉलिटिकल एक बिल्डअप जो पिच जो डेवलप हुआ उसी का नतीजा ये है कि ये एक अगली एक इंसिडेंट के तौर पर हैदराबाद में उभर के आया। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला था हेमंत बिस्वा शर्मा का, वो किसी कारणवश उसको बहुत लास्ट मिनट में उसको कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन बहुत साफ ये है कि भाजपा और टीआरएस के बीच में अगर कहे तो बहुत शार्प अटैक्स और काउंटर अटैक्स हो रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि आज जब असम के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे पधारे तो टीआरएस के एक कार्यकर्ता वहां पे जाके उन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की। अब तक पुलिस से कोई इसका कोई रिएक्शन नहीं आया है। क्या एक्शन लिया जाएगा इस बात पर अभी कोई टिप्पणी नहीं हुई है। बिल्कुल उमा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं किस तरह से जो राजनीति है तेज हो जाती है, विपक्षी दल आपस में एक तरह से किस तरह मंचों पर भिड़ते हैं। तो ये एक तरह से उसकी तस्वीर हमने देखी। हैदराबाद में पहुंचे हेमंत बिस्वा शर्मा और टीआरएस का एक कार्यकर्ता वहां पर विघ्न के लिए पहुंच गए थे। बहरहाल उनको हटा दिया गया। तिरंगा लगा के तो देश की बात में अब आइए रुक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। विपक्ष की बात करें, नेताओं की बात करें। ममता बनर्जी का जो कल बीजेपी पर तीखे उन्होंने प्रहार किए, तो आज बीजेपी के कई नेताओं ने उसका जवाब दिया है। बीजेपी को हटाना एक सपना है, ऐसे कई मंत्रियों ने कहा। आपको सुनाएंगे ये बातें। कल ही ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि नीतीश जी, अखिलेश, हेमंत सोरेन, बाकी दोस्त अगर एक हो जाएं तो 275 का घमंड खत्म हो जाएगा। बंगाल से शुरुआत होगी, बीजेपी की जीत का रथ बंगाल में रुकेगा, 2024 में खेला हो भी होगा। और आइए सुनते हैं किस तरह से बीजेपी के नेताओं का भी क्या कहना है ममता बनर्जी के कल के बयान पर। একসাথে ওদিকে নীতিশজি আছে, ওদিকে অখিলেশ আছে, ওদিকে হেমন্ত আছে, ওদিকে আমি আছি, ওদিকে আমাদের বন্ধুরা আছে, সর্বত্র আছি আমরা। মন কি বাতটা মন কি বাতা হয়ে যাবে।
আমি বলি শোনো, নিহত সিংহের থেকেও আহত সিংহ খুব ভয়ানক। আমাকে আঘাত না করলে আমি প্রত্যাঘাত করি না। यहां ये लोग जो सोच रहे हैं, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि खेला होवे जो बात है इसको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर एक पॉलिटिशियन हो, हर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, जो जीत कर आते हैं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे हो पार्लियामेंट हो, वो जनता के एक मंदिर होता है, उसका एक अलग तरीके से रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको अलग तरीके से लेना चाहिए। जो लोग इसको खेल के नाते लेते हैं, ये हम लोग इसके नाते ये समझते हैं कि उनके अंदर पॉलिटिक्स एक बिजनेस है। हाथी रास्ते से चलते हैं, पीछे से भौंक के बहुत सारे प्राणी भोगते हैं। वो अगर हमने चैलेंज ले लिए तो चैलेंज है, अगर चैलेंज नहीं लेंगे तो नॉर्मल हम चलते ही रहेंगे रास्ते इस से। बार जो है खेला होवे नहीं, बल्कि इन तमाम सामंती सूरमाओं का सुपड़ा साफ हुए, और ये तमाम जो सामंती सूरमाओं का जो गठबंधन बन रहा है वो पता लग जाएगा 2024 में। इसलिए जो है वो खुशफहमी में कोई बुराई नहीं है, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। 2014 में मोदी जी सत्ता में आए थे, सिर्फ 31.8% वोट लेके, और अगर 68% जो वोट है, जो मैं देख रहा हूं कि अब तो कम से कम 60% एक तरफ हो गए हैं, ये अगर एक हो गए तो मोदी जी को सैकड़ा छूने की नौबत नहीं आएगी भाजपा को। ये तो बंटवारे का था, लेकिन जब सब एक हो रहे हैं तो अब ये मोदी सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के जो नेता हैं उनकी एक प्रतिक्रिया, और किस तरह से प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के नेता हैं उनका क्या कहना था। हमारे साथ काकोली घोष, तृणमूल कांग्रेस की सांसद, हमारे साथ जुड़ गई हैं, उन्हीं से ही पूछते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। काकोली जी, ममता बनर्जी का कल का बयान आया और आज आपने बीजेपी के नेताओं का बयान सुना है। उनका ये कहना है ममता बनर्जी सपना देख रही हैं, खेला हो भी नहीं कहना चाहिए, ये एक तरह से व्यवसाय, राजनीति को व्यवसाय सा बनाता हुआ दिखता है, ये बिजनेस है क्या? खेल कब व्यवसाय हो गया? ये बहुत बुरा बात है कि ये लोग खेल को व्यवसाय कर रहे हैं। और शतरंज के खिलाड़ी जो होते हैं, जो सोच के बोर्ड पे बैठते हैं, तो वो क्या व्यवसाय कर रहे हैं? ये इसका मतलब ऐसा है कि जो हमारे दिमाग में है, जो हम सोच रहे हैं, इसी के जरिए हम चुनाव में हिस्सा लेंगे। इसको व्यवसाय कहना खेल को असम्मान करना है, ये उनको समझना चाहिए। काकोली जी, ममता बनर्जी ने जिस तरह से कहा कि नीतीश कुमार, तेजस्वी, हेमंत सोरेन, जिक्र लिया, राहुल या कांग्रेस का नाम उन्होंने नहीं लिया, आप कैसे देख रही हैं? विपक्ष का एकजुट होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी भी तमाम नेता अलग अलग ही प्रचार कर रहे हैं। आप ऐसा सोचिए कि हमारा देश महान है और काफी बड़ा है, फैला हुआ है, और ये जो स्टेट्स है, हम कहते हैं कि प्लूरल स्टेट्स है, बहुत स्टेट्स है, और एक एक रीजन में, एक एक हिस्सा में सोच अलग अलग है, भाषा अलग है, कपड़े अलग है। तो जो अलग अलग विपक्ष के नेता अलग अलग जगह में है, उनका जो लड़ने का तरीका भी अलग है, और देश को एकजुट रखने के लिए ये सभी का एक साथ में लड़ना समझदारी का बात होगा। लेकिन ये कांग्रेस का जिक्र नहीं किया क्योंकि ये उन पर है कि वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। नीतीश जी ने लड़के दिखाया, नीतीश जी और तेजस्वी साथ में लड़के दिखाया। ममता जी ने जो पैसा भेजा जा रहा था झारखंड, ये हावड़ा के ऊपर से कोलकाता का एक डिस्ट्रिक्ट है, उनको सूचना जब मिली, पुलिस जाके वो रोक दिया। वो पैसा जा रहा था एमएलए खरीदने के लिए, एमएलए खरीद के झारखंड के सोरेन का, जो हमारा हेमंत सोरेन जी, उनका सरकार को गिराने के लिए, तो वो भी इन्होंने रोक दिया। तो ऐसे यहाँ देखिए, नीतीश जी ने भाजपा का हाथ छोड़ दिया, वहां हेमंत जी ने भाजपा को हरा दिया। तो एक एक करके, एक एक हिस्सा में अगर एक एक नेता लड़के
बीजेपी को हराते रहे तो सारे मिलके जो नंबर आएगा वो बहुमत के लिए काफी नहीं होगा। मैं काकोली जी एक अंत में ये भी सवाल पूछूंगी कि हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल मेक इंडिया नंबर 1 अपने बूते बना रहे हैं। आपने नीतीश कुमार का तो जिक्र किया ही है, वो सबसे मिल भी रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें जो तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेता हैं, क्या वो लोग जुड़ेंगे कहीं कहीं पर थोड़ी देर के लिए? अगर वो आवाज उठाएंगे, सबको बुलाएंगे, सबको साथ लेके चलेंगे तो तब सोचा जाएगा। जैसे मैंने कहा है कि ये देश महान है, देश काफी बड़ा है और तरह तरह के अलग अलग हिस्सा में बांटे हुए देश का जो सोच है। और आप देखिए ये देश में जब स्वतंत्रता के सेनानी जो थे, अलग अलग राष्ट्र में, अलग अलग जो राज्य में अलग अलग लोग उसमें हिस्सा लिया, तब थोड़ी कोई पहले सोच के चले कि हम इनको पहले से नेता बनाएंगे, थोड़ी ये कह के चले। तो ये भी एक लड़ाई है जिससे हम स्वतंत्रता के सोच लीजिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि देश को अभी खा रहा है ये भाजपा सरकार, देश को सत्यानाश कर रहा है भाजपा सरकार। तो सभी लड़ेंगे तभी इनको हटा पाएंगे। बिल्कुल काकुली जी, आपने बहुत अहम बात कही है कि सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, एकजुट होंगे, किसी को घोषित नहीं किया जा सकता। अगर और सब विपक्ष नेताओं को एकजुट करना है तो नेताओं को आह्वान करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद काकोली जी। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कुछ देर पहले उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मिले। मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई रेड के बाद पहली बार दोनों आमने सामने बैठे। आपको ये भी याद होगा आम आदमी पार्टी ने किस तरह से राज्यपाल पर भी धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। वैसे हर शुक्रवार को मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की रूटीन बैठक तय है, लेकिन मनीष सिसोदिया के घर की रेड के बाद ये पहली मुलाकात हुई है। 40 मिनट तक ये बैठक चली। आइए सुनते हैं क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने इस मुलाकात के बाद। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई, काफ़ी अच्छे वातावरण में हुई, काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई और कई सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। मैंने उनसे निवेदन किया कि थोड़ा सा मिलके एमसीडी को थोड़ा दुरुस्त करते हैं, क्योंकि दिल्ली में सफाई जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा समस्या होती जा रही है, चारों तरफ गंदगी काफ़ी फैलती जा रही है। और दूसरा जो कूड़े के पहाड़ हैं, उन कूड़े के पहाड़ों को अगर अभी जिस स्पीड से चल रहा है उनका कम करने का सिलसिला, उस स्पीड से तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसमें मैंने कहा कि अगर दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी मदद चाहिए तो हम करने के लिए तैयार हैं। और आपको बता दें कि नई आबकारी नीति जो दिल्ली की, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली सरकार के 6 मंत्रियों के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। इसी के तहत मनीष सिसोदिया के घर के बाहर भी बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे। प्रदर्शन के कारण लाजपत नगर से आईटीओ तक की जो सड़क थी उसको एक तरफ बंद कर दिया गया था। बीजेपी दिल्ली की नई शराब नीति पर लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेर रही है। और अब बात भारत जोड़ो यात्रा की। ये यात्रा बढ़ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। पैदल यात्रा के दौरान लोग राहुल से मिल रहे हैं, उन्हें समस्याएं बता रहे हैं। इस यात्रा में लोगों का कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम साथ चल रहा है। तो आज ये यात्रा तमिलनाडु के नागरकोइल से चलकर मुलागुमुड्डू तक जाएगी। आज प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये तो चुनाव के बाद पता चल पाएगा, मुझे क्या करना है मैं वो कर रहा हूं, उनका ये कहना था। Whether I become president or don't become president, this will become very clear when the presidential election takes place of the Congress party. It will become clear that, so wait till that time. I have very clearly decided in my mind what I'm going to do. There's no confusion in my mind at all. Hopefully I will get some understanding about myself and some understanding about this beautiful country from this yatra. And I think 2-3 months, 4 months later, I will be a little wiser.
आपको बता दें, राहुल गांधी और उनके साथ जो तमाम नेता पैदल चल रहे हैं, उनके ठहरने के लिए छोटे छोटे कंटेनर्स बने हैं जिनमें रहने की व्यवस्था है। ये आप लोगों के ठहरने की जगह है, क्या क्या है? ये है 150 दिन के लिए मेरा घर। देखिए, कोई आलीशान घर तो नहीं है, कंटेनर है जहाँ 2 बिस्तरे हैं, एक अटैच बाथरूम है, बस और कुछ नहीं। अब देखना चाहते हैं तो अंदर जाके देखिएगा। और आपको आज की अहम खबर बताएं, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। पत्रकार सिद्दीक कप्पन को 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दे दी। वो उत्तर प्रदेश की जेल में बंद रहा। कोर्ट ने कहा है कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है। कप्पन की गिरफ्तारी तब हुई थी जब वो हाथरस में सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में रिपोर्ट करने गया था। कप्पन पर यूएपीए तक लगाया गया। आज चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा है कि कप्पन अगले 6 महीने तक दिल्ली की पुलिस को रिपोर्ट करेगा, उसके बाद ही केरल जा सकेगा। बता दें कि कप्पन मूलतः केरल से है लेकिन दिल्ली में काम करता है। पत्रकार सिद्दीक कप्पन को उत्तर प्रदेश की जेल में 700 दिन काटने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिनों के अंदर जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए। अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कप्पन को कथित आतंकी फंडिंग के आरोप में यूएपीए कानून के तहत कैद किया था। कप्पन का कहना है कि उन्हें तब गिरफ्तार किया गया जब वो उत्तर प्रदेश के हाथरस में बहुचर्चित गैंगरेप और हत्या के मामले पर रिपोर्ट करने जा रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन के खिलाफ सबूतों पर सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने पूछा कि कप्पन के पास से क्या मिला। कोई विस्फोटक उनके पास नहीं था, सामग्री भी उनके पास नहीं बल्कि कार में थी और प्रचार के लिए इस्तेमाल भी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हर शख्स के पास अभिव्यक्ति की आजादी है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने कहा कि आपने जो प्रचार सामग्री आदि दिखाई है उससे नुकसान नहीं पहुंचता। 2 साल से वो जेल में रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी पर एक चीज जो प्रोसिक्यूशन ने बताई कि उनके पास पैम्फलेट्स थे जिससे वो दंगे भड़काने वाले थे, लेकिन जब कोर्ट ने पैम्फलेट्स पढ़े तो वो बस प्रोटेस्ट के पैम्फलेट्स थे। ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का हिस्सा है। पैम्फलेट में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे दंगे भड़काए जाए। कप्पन को अपने परिवार का लगातार साथ मिलता रहा। महीना भर पहले ही कप्पन की 9 साल की बेटी का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो स्कूली बच्चों को आजादी और आम जनता के अधिकारों के बारे में बता रही थी। ഒരു പൗരന്റെ എല്ലാവിധ സ്വാതന്ത്ര്യവും തകർത്ത് ഇരുട്ടറയിൽ തളക്കപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ സിദ്ദീഖ് കാപ്പന്റെ മകൾ. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം 76ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വച്ച ഈ മഹത്തരമായ വേളയിൽ ഒരു ഭാരതീയൻ എന്ന അചഞ്ചലമായ അഭിമാനത്തോടെയും അധികാരത്തോടെയും ഞാൻ പറയട്ടെ, ഭാരത് മാതാ കി ജയ്. 2 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ നിയമപോരാട്ടത്തിലാണ്. എൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, KWJ യൂണിയൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ 2 വർഷത്തിന് ശേഷം ജാമ്യം കിട്ടുന്നു. എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്, എല്ലാവരോടും നന്ദിയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 2 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. കാപ്പൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. നിരപരാധിയായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ, ഇതേപോലെ നിരപരാധിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് UAPA ഇടുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ട്. उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी वही दलील दी जो 2021 में कप्पन के खिलाफ यूपी की 5000 पन्ने वाली यूपी पुलिस के आरोपों में थी। मलयालम के एक जर्नल में कप्पन के लिखे 36 लेख आरोप पत्र की केस डायरी में शामिल है। आरोप पत्र कहता है कि शर्जिल इमाम पर छपा एक लेख सांप्रदायिकता की भावनाओं को उकसाता है। सिद्दीक कप्पन की पत्रकारिता सिर्फ मुसलमानों को उकसाने और PFI को बढ़ाने के लिए थी। कप्पन और उनके वकीलों ने यह आरोप सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वो हाथरस पत्रकारिता के मकसद से जा रहे थे और उन्होंने किसी भी मन से सांप्रदायिक नफरत नहीं फैलाई। लेकिन अगस्त में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी आरोप पत्र के बल पर कप्पन को ये कहते हुए जमानत नहीं दी कि पहली नजर में आरोप पत्र पढ़ने पर लगता है कि आरोपी ने अपराध किया था। कप्पन पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस मामले में भी वो जमानत की अर्जी दे सकते हैं। आशीष भार्गव के साथ आलोक पांडे की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक और खबर, बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की हत्या के बाद सुर्खियों में आए गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट में चल रही तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। साथ ही गोवा सरकार से सारे दस्तावेज तलब किए गए हैं। कर्लीज रेस्तरां पर सरकारी बुलडोजर चलने लगा, हथौड़े भी बरसने लगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन रेस्तरां में व्यावसायिक गतिविधि भी बंद हो। गोवा सरकार सारे दस्तावेज और रिकॉर्ड पेश करे, गोवा सरकार नोटिस पर जवाब भी दाखिल करे। दरअसल कर्लीज रेस्तरां ने सुप्रीम कोर्ट में तोड़फोड़ को चुनौती दी है। रेस्तरां ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार ने कोस्टल रेगुलेशन जोन के तहत तोड़फोड़ शुरू की है। आदेश देने से पहले एनजीटी ने उसकी बात नहीं सुनी। ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है, तोड़फोड़ पर तुरंत रोक लगे। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 16 सितंबर को करेगा, तभी तय होगा कि ये तोड़फोड़ जारी रहेगी या नहीं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े इलाके मानसून की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। इस वजह से कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस साल चावल की फसल की बुआई करीब 38 लाख हेक्टेयर तक घटने का अनुमान है। इसकी वजह से चावल का जो उत्पादन है वो इस साल 100 लाख टन से 120 लाख टन तक घटने की आशंका है। इसे देखते हुए नए सीजन में चावल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए कल रात सरकार ने गैर बासमती चावल की कुछ जो वैरायटीज हैं उन पर एक्सपोर्ट पर 20% तक एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है और ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध ही लगा दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में मॉनसून की बारिश औसत से काफी कम होने का सबसे ज्यादा असर चावल की बुआई पर पड़ा है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने शुक्रवार को कहा, कमजोर बारिश की वजह से इस साल धान की बुआई 38,06,000 हेक्टेयर कम इलाके में होने का अनुमान है। इस वजह से पिछले साल के मुकाबले इस साल चावल का उत्पादन करीब 100 लाख टन तक घटने का अनुमान है। हालात और खराब हुए तो उत्पादन 120 लाख टन तक घट सकता है। जहां कहीं पर कम हुई है और कुछ जगहों पर जहां पर बारिश अच्छी हुई है, ज्यादा एरिया है वो, तो यील्ड बढ़ेगी तो हो सकता है कि प्रोडक्शन लॉस एंड में ना हो। अभी तो ये खाली बिल्कुल स्टैटिस्टिकल फिगर है कि इतना एरिया, इतनी यील्ड, इसके बेसिस पर कितना अनुमान है सर? मतलब 100 लाख टन का उन्होंने अनुमान लगाया है पूरे साल का खरीफ सीजन। हालांकि खाद्य सचिव ने दावा किया कि अगर उत्पादन इस साल कुछ कम भी हुआ तब भी देश में जरूरत के मुताबिक चावल का स्टॉक उपलब्ध रहेगा। ये अभी तक का जो आपका एक्सपोर्ट है करीब 72 लाख मीट्रिक टन का है। लास्ट ईयर नॉर्मल प्राइस थे मार्केट में और आपका एक्सपोर्ट 212 लाख मीट्रिक, तो करीब 150 लाख मीट्रिक टन का आपके पास सरप्लस। अगर प्रोडक्शन फिगर्स वैसे ही रहते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर से इस बार प्रोडक्शन हमारा थोड़ा ज्यादा होने की उम्मीद थी, तो अगर बारिश की वजह से कुछ 2-3% कम भी होता है तब भी हमारा प्रोडक्शन हो सकता है लास्ट ईयर के लेवल पे रहे। उस सिचुएशन में हमारे पास अवेलेबिलिटी जो है वो राइस की सफिशिएंट होगी डोमेस्टिक कंजम्पशन। उधर गैर बासमती चावल की कीमतें थोक और खुदरा बाजार में बढ़ने लगी हैं, लोग परेशान हैं। इस साल कमजोर मॉनसून की वजह से चावल का प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले करीब 100 से 120 लाख टन कम होने का अनुमान है और इसकी वजह से जो बाजार में जो अर्थव्यवस्था है चावल की, उस पर भी असर पड़ रहा है। सेला चावल में ज्यादा तेजी आई है। कितना? ये जो चावल नॉर्मल चावल थे जो 25-27 रुपए किलो थे वो 35 रुपए किलो चावल हो गए, और जो 80 रुपए किलो चावल तो फिर 95 रुपए केजी चावल 95 तक। हाँ जी, यानी 15 से 20% अलग अलग जो गैर बासमती चावल हैं उसकी कीमतों पर असर पड़ा। हाँ, असर पड़ा, बहुत असर पड़ा। ये कितने दिन में? एक महीने में? ये एक महीने के अंदर। पता नहीं क्या है, पीछे से तो बाढ़ आ रही है, खास चावल नहीं हो रहे, पीछे से यही वजह हो रही है। जो आपके पास ग्राहक आते हैं उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया मिलती है? उनसे क्या कर, रोज बाजी होती है, कहते कल 30 रुपए किलो दिया, आज 32 रुपए किलो, कल 35 रुपए किलो दे रहे हैं। जी सर, इसका कीमत तो कम करना चाहिए सरकार को। हम सब कुछ मुश्किल हो रहा है, इसमें जो है घर चलाना, किचन चलाना मुश्किल हो रहा है। जो खाने पीने के सामान है वो महंगे होते जा रहे हैं। जी सर, ये सब महंगा होते जा रहा है। तेल, चावल हुआ, आटा हुआ, ये सब तो महंगा ही होता जा रहा है।
तो इसका तो थोड़ा कम कीमत करना चाहिए। जाहिर है महंगाई रोकने की जद्दोजहद में जुटी सरकार के लिए चावल के मोर्चे पर चुनौती बड़ी हो रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और बात एक ऑनलाइन फ्रॉड की है। आपको अगर फोन आता है और कॉलर आपको बताता है कि आपने अपना बिजली का बिल नहीं दिया है, तो आप समझ लें कि ये कॉल आपसे ठगी करने के लिए हो सकता है। ऐसे ही कॉल और मैसेजेस करके हजारों लोगों से बिजली के बिल के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला एक गैंग का दिल्ली पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये गैंग लोगों के फोन करते थे, एसएमएस भेजते थे जिसमें उनकी बिजली का बिल बकाया होने की बात लिखी होती थी। मैसेज में जल्द बिल भुगतान ना करने पर बिजली काटने की बात कही जाती थी। इस मैसेज के साथ ही एक मोबाइल नंबर भी लिखा होता था। मैसेज BSES की तरफ से आया हुआ समझकर पीड़ित इस मोबाइल फोन पर फोन करते थे और इसके बाद गैंग के मेंबर अपने आप को BSES का कर्मचारी बताकर तुरंत बिल का भुगतान करने के लिए कहते थे और इस तरीके से गैंग लोगों से अपने अकाउंट में पैसा डलवा लेता था और फिर एक खास सॉफ्टवेयर उसके मोबाइल में इंस्टॉल कराकर मोबाइल का एक्सेस ले लेते थे और एक बार मोबाइल का रिमोट एक्सेस उनके हाथ में आ जाने के बाद मोबाइल में आने वाली OTP को भी एक्सेस कर लेते थे। सिर्फ दिल्ली भर में ही ऐसे 1000 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। सोचिए कि देश भर में रोज कितने लोगों को कभी बिजली के बिल के भुगतान को लेकर, गाड़ी के चालान भरने को लेकर कैसे स्मार्ट तरीके से ठगा जा रहा है। और अब देश की बात में जाते जाते बात गणेशोत्सव की। आज गणेशोत्सव का आखिरी दिन है। मुंबई में आज सड़कों पर दिख रहा है लोगों का समंदर। लाल बाग के राजा को अंतिम विदाई दी जा रही है। हर रास्ता आज समंदर की तरफ ही जाता दिख रहा है। कोरोना की वजह से 2 साल बाद इस त्योहार की रौनक दिखी।